फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चरों में एमसीक्यू, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी सारे प्रश्नों को हमने पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे 2020 का प्रीवियस ईयर, 2022 का और 2023 का। हम लोग बस एक बार देख लेते हैं कि 25 नंबर का जो आपका साइंस का पेपर होता है, तो 25 नंबर में आपका 5 क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का बहुविकल्पी, 6 क्वेश्चन अति लघुत्तरी, एक नंबर का, तो 6 5 11 नंबर ये हो गया, और 7 क्वेश्चन 2 2 नंबर का, यानी कि 14 नंबर का लघुत्तरी। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर देखने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके अंदर, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर देख लेना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, सेकंड सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के साथ हमारे क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देंगे, और क्योंकि आपको यहाँ पर मिलता है आपको फ्री क्लास और फ्री पीडीएफ नोट्स, तो शेयर करना ना भूलिए। प्रथम सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी, इवन जो डीएलएड करता है उसे भी आप शेयर जरूर कर देंगे। तो परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 देखिए, आपका 25 नंबर का पूरा पूर्णांक होता है। एमसीक्यू पहला क्वेश्चन दिया था 2020 में, जूल मात्रक है, तो कार्य का भी होता है डब्ल्यू, और क्या होता है एफ डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और एनर्जी बराबर क्या होता है, ई बराबर एच म्यू होता है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर एच म्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और भी क्या है, वस्तु का फ्रीक्वेंसी है। तो ई बराबर एच म्यू, इसका भी क्या होता है, मात्रक जूल होता है। तो जूल का मात्रक होता है कार्य और ऊर्जा दोनों का। जूल मात्रक होता है कार्य और ऊर्जा दोनों का। देखिए सेकंड प्रश्न क्या है, तो रबी की फसल है मक्का, ज्वार, बाजरा, चना। तो बताएंगे रबी की फसल कौन सा है, तो रबी की फसल आपका बताएंगे, आपके सामने स्क्रीन के देखिए। तो क्या हो जाएगा दूसरे का उत्तर, तो चना हो जाएगा। तीसरा उत्तर देखिए, चंद्र ग्रहण की घटना होती है, तो पूर्णिमा के दिन होती है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और आपका सूर्य ग्रहण किसके दिन लगता है, तो अमावस्या के दिन आपका सूर्य ग्रहण लगता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए चौथा, डीपीटी के टीके से बचाव होता है, डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का, उपर्युक्त तीनों का। तो जो डीपीटी का टीका होता है क्या लगता है, तो बताएंगे आपके, इसका ऑप्शन क्या होगा। चारों ऑप्शन आपके पास है, तो चलिए हम बता देते हैं डीपीटी के टीका से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 10 ही हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों का। तो पांचवा देखिए, सी ए या SO4 में सी ए की संयोजकता है, तो देखिए सी ए या SO4 में क्या होता है, देखिए इसका होता है प्लस -2 और इसका होता है +2। तो इसका संयोजकता यहाँ पर आया होगा और इसका संयोजकता यहाँ पर आया होगा। तो CaSO4 में कैल्शियम की संयोजकता क्या हो जाएगा, -2। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अति लघुत्तरी। 6 क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरी, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्वेश्चन 6 नंबर का अति लघुत्तरी। तो हम देखिए ये सब हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, तो जाइए अति लघुत्तरी प्रश्नों का सीरीज देख लीजिए, आपको यहाँ से सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। सेम टू सेम यही प्रश्न मैंने पढ़ाया है। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है, तो विद्युत और हीट को उत्पादन करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, एक आपका यूरेनियम थोरियम जो पावर प्लांट्स होते हैं, वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, नियंत्रित नियंत्रित रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, मुझे इंग्लिश में याद आ रहा है, हिंदी में फिलहाल नहीं याद आ रहा है। तो नाभिकीय ऊर्जा उसी को कहते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में फलक्रम जो होता है, फलक्रम, फलक्रम मतलब आलंब क्या होता है, बीच में होता है। तो आलंब बीच में किस में होता है बताइए, तो जो पहिए वाली ट्राली होती है वो क्या होती है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आपका देखिए बीच में क्या होनी चाहिए, पेंच होनी चाहिए। फलक्रम यानी कि आलंब, आलंब बीच में होना चाहिए। तो देखिए आपका तराजू देखे हैं, तराजू, तो तराजू ऐसे होता है और बीच से क्या होता है, इसको ऐसे तौला जाता है। तो देखिए बीच में क्या है, आलंब है, तराजू में बीच में आलंब है, यानी कि आलम मतलब अलम, यहाँ पे क्या अलंब दे रहे हैं आप, फलक्रम, इसी को हम लोग आलंब कहा देंगे। इसीलिए तराजू क्या है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। कैंची आपका देखिए एकदम बीचों बीच में पेंच लगा होता है, कैंची ऐसे ही होता है आपका, और बीच में क्या होता है, यहाँ पे पेंच लगा होता है, यानी कि फलक्रम बीच में, तो कैंची भी आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। हैंडपंप देखिए, हैंडपंप मान लीजिए ये है, तो हैंडपंप को आप चलाते हैं, तो देखिए बीच में ये क्या है, यहाँ पे आलंब होता है हैंडपंप में, तो हैंडपंप भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। सीसा ढेकुली, ढेकुली मतलब समझ रहे हैं, ऐसे होता है जो बच्चे ऐसे खेलते हैं बैठ करके, इस टाइप का ढेकुली होता है, तो इसको सीसा, सीसा अरेंजमेंट कहते हैं। सीसा, एक लोग यहाँ बैठ गए हैं और एक लोग यहाँ बैठ गए हैं, और एक बार ये ऊपर जा रहा है, एक बार ये नीचे आ रहा है, इसी को सीसा ढेकुली कहते हैं, क्योंकि बीच में देखिए क्या है, आलंब है,
यानी कि आपका फलक्रम बीच में है, इसीलिए हम इसको प्रथम प्रकार के उत्तोलक ढेकुली भी कह देंगे। कलम यानी कि पेन आप पकड़ के लिखते हैं, तो कहाँ पकड़ के पेन को लिखते हैं? बीचों बीच में पकड़ते हैं, यानी कि आलम्ब आपका बीचों बीच में ही है। और नल की टोटी, नल की टोटी क्या होती है आपकी? ऐसी होती है नल की टोटी, और यहाँ से आप ओपन करते हैं नल की टोटी को, ठीक है। तो ये बीच में है ना आलम, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे? सब प्रथम प्रकार के उत्तोलक। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में एक ट्रिक होता है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में फलक्रम होता है बीच में, और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में होता है लोड पॉइंट यानी कि भार बिंदु, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में होता है एफर्ट्स पॉइंट यानी कि प्रयास बिंदु या आयास बिंदु। तो प्रथम प्रकार के बीच में आलम्ब होगा, द्वितीय प्रकार के बीच में लोड होगा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के बीच में एफर्ट्स या आयास बिंदु या प्रयास पॉइंट होगा। इसी को ट्रिक है FLE याद रखते हैं तो याद में भूलेगा नहीं। बस एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या हो जाएगा? सरौता, नींबू का रस निकालने का यंत्र, ट्राली, बॉक्स का ढक्कन, किवाड़, स्क्रू ड्राइवर, इसमें क्या है? बीच में भार होता है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक, तो उसमें क्या होता है? एफर्ट्स पॉइंट, आयास बिंदु किनारे होता है, बीच में होता है। तो चिमटे में देखिए बीच में होता है, हल में क्या होता है? चाकू में, फावड़े में, ये सब आपका बीच में होता है। जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है आपका ADE के, ठीक है। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनाल, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेराल, ई को टोकोफोरा नहीं, शायद इसको के को कहते हैं टोकोफोराल। तो विटामिन के दो दो उदाहरण, तो ADE के कोई भी विटामिन लिख दीजिए, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आप लोग जाइए प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ दीजिए, मैंने सब पढ़ा दिया है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण, तो नदियों में जो आने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं, कल कारखानों से जो दूषित जल है, मल है, ये सब नदियों को जल प्रदूषण के कारण है। वसा को कितने समूहों में बांटा गया है? तो संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। और देखिए ये ग्राम दिए गए समीकरण को पूरा करिए, तो देखिए थोड़ा सा टफ लग रहा है आप लोगों को, लेकिन टफ है नहीं। तो CaCl2 हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा प्लस, ये देखिए H बच रहा है और CO3 बच रहा है, तो एक CO2 निकाल दीजिए, और H और दो H हो गया यहाँ पे, देखिए ऑलरेडी 2H और एक हो, इसको हम लोग क्या बना देंगे? H2O बना देंगे, और CO2, तो क्या जाएगा? CO2 प्लस H2O। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए लघुत्तरी। लघुत्तरी प्रश्न आपका है स्क्रीन के सामने, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनको हम पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नहीं कर पाएंगे आप। जैसे दूध से दही का बनना, तो दही से आप दूध बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में बल्ब जला दीजिए, लाइट को क्या करिए? ऑन करिए, ऑफ करिए, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। 13वां देखिए, मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव, तो होने वाले कीटनाशक का छिड़काव और चरवाहों के थ्रू होता है मृदा प्रदूषण, ठीक है। एसिड रेन भी मृदा प्रदूषण का कारण है। और इसका प्रभाव क्या होता है? अच्छे फसल नहीं होंगे, तो ये आपका प्रभाव हो जाएगा। 14, मनुष्य के स्वतंत्र तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप लोग नामांकित चित्र बना लेंगे, ऐसे यहाँ पे ग्रसनी होता है, फेफड़ा, ये सब बना लेंगे आप लोग। 15, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16, उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कार्य को आसान करती है, और हर एक उत्तोलक 100% उसकी एफिशिएंसी, दक्षता 100% से क्या होती है? हमेशा कम होती है, लेस देन 100% होती है। तो आप लोग बना के लिख सकते हैं इसके प्रकार उदाहरण सहित। तो FLE याद रखेंगे, फलक्रम, लोड पॉइंट और एफर्ट्स पॉइंट, यानी कि ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक, ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक का क्या है? परिभाषा है, यानी कि बीच में होता है ये FLE। यानी कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बीच में होता है आपका फलक्रम, और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में होता है आपका लोड पॉइंट, और थर्ड आपका देखिए एफर्ट्स पॉइंट या आयास बिंदु आपका ही होता है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक वाले में बीच में होते हैं। 17वां, उत्तोल निम्नलिखित के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए, तो दो दो नंबर का आता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र आप लोग लिखिए, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। तो चलिए सूत्र लिखिए, चलिए सूत्र लिखिए आप लोग। तो विरंजक चूर्ण देखिए आपका क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वो मतलब ऑक्सी पढ़ते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा यानी कि बेक करने वाला, खाने वाला, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं NaHCO3। H आ गया तो क्या हो गया? बाई लग गया है, तो NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। और धोने वाला सोडा क्या होता है? तो धोने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3।
थ्री होता है। तो धोने वाला सोडा आपका होता है Na2CO3 और बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 और विरंजक चूर्ण होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। संतुलित आहार क्या है? तो ये देखिए बहुत ईजी प्रश्न है। हमारे शरीर को प्रोटीन, विटामिन ये सब क्या होती है, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास समन्वय के लिए आवश्यक होती है, इसीलिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। बना के आप लोग लिख सकते हैं। तो मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम लोग बीमार ना पड़े, हमारा शरीर वृद्धि विकास करता रहे ताकि हम दीर्घायु हों, ठीक है? ये सारी चीज़ें बना करके लिख सकते हैं। तो देखिए 2020 का कितना आसान प्रश्न था। तो आप लोग इसमें 25 में से 25 ला रहे हैं कि नहीं? कमेंट करके बताएँगे आपका 25 में से कितना मार्क्स की तैयारी है आपको। 2022 अब 2022 का देखिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लेते हैं। तो 2022 का प्रीवियस ईयर है परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये भी 25 नंबर का है। 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी, 6 क्वेश्चन अति लघु उत्तरी और 7 क्वेश्चन लघु उत्तरी पूछता है 2-2 नंबर का। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है कैलोरी, जूल, न्यूटन, मिलीग्राम। तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बताएंगे? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ से हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, जूल। एमकेएस पद्धति में क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास दो। नासा का मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश, बंगलुरु, यूरोपीय संघ, वाशिंगटन डीसी। तो ऑप्शन नंबर दो वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो निष्क्रिय गैस क्यों निष्क्रिय है? क्योंकि इसके पास न इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और न इलेक्ट्रॉनों की कमी है। न ही अधिकता में है और न ही कमी में है, यानी कि इसके अष्टक में क्या है? इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, यानी कि फुल फिल ऑक्टेट इनके अंदर क्या है? फुल फिल ऑक्टेट इनके अंदर है। तो इसीलिए निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि क्या हो जाएगा? 2 8। देखिए यहाँ पे भी क्या है? 8 नंबर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यस, और पी में कितना चाहिए? 8। देखिए ये भरा हुआ है तो 2 8। चौथा, जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो वसा में ADE के होता है। बाकी जो बचा है जल में तो बी और सी होना चाहिए। तो सी हो गया ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, विटामिन सी। पांचवा, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है, यह पुनः निर्मित नहीं होती, इनमें केंद्रक नहीं होता, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार अनिश्चित होता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है बताएंगे? तो तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता हो जाएगा इनका, ये पुनः निर्मित नहीं होती। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका गतिज ऊर्जा और एक होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थिति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गति के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 मास यानी कि द्रव्यमान गुणे वस्तु का वेग का स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं मास गुणे जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि इसका मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और गुणे एच है हाइट। सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। ये तो आप लोग लिख लेंगे। 8वां, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एक होता है फार्मूला ईटा पर नाचय, ईटा पर नाचय, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज मतलब चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। तो ईटा पर नाचय याद रखेंगे, चैडविक। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम बताइए। तो जीवाणुओं से आपका एक चेचक हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, एक और हैजा भी हो जाएगा आपका जीवाणुओं से यानी कि बैक्टीरिया से। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि चेचक का वायरस का क्या नाम है या बैक्टीरिया जीवाणु का, और खसरा का भी बताएंगे और हैजा का भी बताएंगे। तो चलिए कमेंट करके बताइए कितने लोग विद्वान हैं। तो 10वां, वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई 2 अंतर लिखिए। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल बताइएगा। प्रश्न नंबर 11, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक देखिए, परमाणु क्रमांक 1-1 है और परमाणु भार 1-2-3 है। परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्राइट्रियम। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम हो जाएगा, तो समस्थानिक हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों का तैयार होगा क्वेश्चन, क्योंकि आपने मेरा पूरा लेक्चर देख करके यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, तो आपको जरूर अवश्य तैयार होगा। अगर डायरेक्ट प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट आप युद्ध में बिना हथियार को धार बनाए ही मत कूदिए। लघुत्तरी प्रश्न 12, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ऊर्जा को न तो संरक्षण किया जाता है,
न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन है। ऊर्जा को क्या करते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। 13वां ज्वालामुखी क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी 2 प्रकार के, नहीं 3 प्रकार के, एक सुषुप्त ज्वालामुखी, एक जागृत ज्वालामुखी और एक शांत ज्वालामुखी। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य को विभिन्न प्रकार की त्वचा रोग और जान माल की नुकसान होती है, और थोड़ा-सा जो पार्टिकुलर जहाँ पे ज्वालामुखी फूटता है वहाँ के लोग क्या होते हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। 14 उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि हमारे प्रकृति में ऐसी कौन-सी प्रोसेस है जिनको हम पुनः उस अवस्था में ला सकते हैं, उसको उत्क्रमणीय, और उसको उस अवस्था में न ला पाएँ उसे अनुत्क्रमणीय कहेंगे। तो जैसे बर्फ से जल का बनना, या फिर जल से बर्फ बना देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीय हो जाएगा। लेकिन दूध से दही बना दीजिए और दही से दूध नहीं बन पाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय। 15वां देखिए, अम्ल वर्षा किन 2 ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है? तो अम्ल वर्षा आपका एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन, यही दोनों से शायद वो अम्ल वर्षा होती है। SO2 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अम्ल वर्षा से क्या होती है? मछलियाँ मर जाती हैं, मृदा नुकसान होता है, मृदा पे अम्लीयता बढ़ने से पैदावार कम हो जाती है और पौधे क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं और पौधों में ग्रोथ नहीं हो पाती है। 16वां कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। तो कंकाल तंत्र क्या करता है? हमारे शरीर को एक नियमित ढांचा देता है। हमारे शरीर की जो पेशियाँ होती हैं उनको एक ढांचा देता है और एक वो संरचना प्रदान करता है कंकाल। और कंकाल आपके 2 प्रकार के होते हैं। कंकाल आपका बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। तो 17वां देखिए, मृदा अपरदन से क्या समझते हैं? तो मृदा अपरदन क्या होता है? तो मिट्टी का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा या किसी प्राकृतिक या अमानवीय कारणों से एक जगह से दूसरे जगह मृदा का क्षरण होना ही मृदा अपरदन कहलाता है, सॉइल एरोजन कहता है। इसके कारण क्या और रोकने के उपाय पर? तो इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। अत्यधिक वृक्षारोपण न होना, वृक्ष नहीं रहेंगे तो अगर वृक्ष रहेगा तो क्या होगा? उसके पेड़ों के जो जड़ होते हैं, वो पेड़ों के जड़ क्या करते हैं? वृक्षों के मिट्टी को जकड़े रहते हैं और मिट्टी क्या होती है? कटती नहीं है और बह के नहीं जाती है। सीढ़ीदार खेत भी बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 18, तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य लिखिए। देखिए हम तंत्रिका ऊतक का एक सिंपल ही बना देते हैं वैसे। तो ऐसे आपका होता है तंत्रिका ऊतक, ऐसे टाइप होता है और यहाँ से आपका नीचे ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे ऐसे से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं डेंड्रॉन कहते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जुड़ता है उसको हेक्सॉन वगैरह, ये सब आप लोग इमेज देख लेंगे। तो हम लोग देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। 5 क्वेश्चन पहले का, 2020 का और 2022 का, तो यानी कि 10 क्वेश्चन MCQ में से आपका कितना सही हुआ अभी तक जोड़े रहिए, लास्ट में आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अब देखिए एक ईयर का हम लोग और देख लेते हैं, 2023 का प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए, तो आपको पता है 5 क्वेश्चन MCQ, 6 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय, 7 क्वेश्चन लघु उत्तरीय पूछता है। टोटल 25 नंबर का आपका साइंस का पेपर होता है। तो देखिए भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, आर्यभट्ट थे, राकेश शर्मा, भास्कर या सतीश धवन? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो पेट्रोल में क्या होती है? पेट्रोल में उसके रसायन के थ्रू एनर्जी रहती है, तो रासायनिक ऊर्जा। तीसरा देखिए, बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। तो बल यानी कि बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है बताइए? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है? बल होता है। तो द्रव्यमान को केजी मापते हैं और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? बल का MKS पद्धति में मात्रक हो जाएगा। लेकिन एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा? बल को न्यूटन। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में। तो क्योंकि ये जो बल का खोज है, ये इसमें योगदान विदेशी वैज्ञानिकों का ज़्यादा रहा है, इसीलिए एसआई सिस्टम जो है उसमें बताएंगे जूल, न्यूटन और मीटर। तो न्यूटन का जो तीनों नियम है उसी के थ्रू बल का एसआई मात्रक निकला है न्यूटन। चौथा, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। देखिए जो न्यूटन थे वो विदेशी थे, अमेरिकी थे, शायद अमेरिकी थे या शायद स्वीडिश थे या फ्रांसीसी थे, मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप लोग कम बता सकते हैं। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ये एसआई यूनिट इसलिए होता है ताकि पूरे विश्व लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उनके लिए आसानी हो। ऐसा नहीं कि भारत में कुछ और हो या
अमेरिका में कुछ और हो, इंग्लैंड में कुछ और हो, तो हर देश में अलग अलग 9 यूनिट हो ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, इसीलिए एसआई यूनिट है तो न्यूटन हो जाएगा। जिस प्रकार विदेशी विदेशी व्यापार केस में होता है, डॉलर में होता है, क्योंकि डॉलर क्या है, प्रचलित है पूरे विश्व में। चौथा, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य किसमें पाया जाता है, प्लांट प्लांट सेल में। प्लांट सेल में आपका किसमें, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया भी किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेल का, कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या कहते हैं। पांचवा, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO बूझा चूना। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र बताएंगे तो चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब 6 क्वेश्चन अति लघु उत्तर। चलिए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक काम करेंगे, आप लोग सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कर देंगे ताकि आपको यहाँ पे मिलता है फ्री क्लास, फ्री नोट्स और फ्री डाउट सेशन आपको मिल जाएगा। आपको कुछ भी पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। छठवां देखिए, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, बताएंगे वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां। तो वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डी होती है, ये तो नोन है। सातवां, वसा में घुलनशील क्या होता है, A D E K विटामिन होता है। और जल में घुलनशील क्या होता है, बी विटामिन, बी विटामिन, सी। तो 2 विटामिनों के नाम आप लोग लिख दीजिएगा जो इच्छा करेगा। आठवां, टीकाकरण क्या है, लिखिए। तो टीकाकरण क्या है, तो विभिन्न प्रकार के रोगों के संरक्षण के लिए, रोग होने से पहले जैसे पोलियो का टीका लगता है, तो रोग से पूर्व ही उस रोग के निदान के लिए जो दवाइयाँ होती है उसी को हम लोग टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे, आशा करते हैं। टीकाकरण तो इजी टॉपिक है, सर्वज्ञात टॉपिक है, आपके एरिया में, मोहल्ले में हमेशा टीका लगता होगा। नौवां, किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। ये भी आशा करते हैं आप ये 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिख देंगे। चलिए मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए। 10वां, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में से किसकी संख्या भिन्न होती है। तो किसकी संख्या भिन्न होती है, तो मैंने बताया 1H1 1H2, इसी से याद रखेंगे 1H3। तो देखिए परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। 11वां, चाल किसे कहते हैं, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय यानी कि एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी कि एक सेकेंड में कितना कितना मीटर या कितना, एक सेकेंड में कितना सेंटीमीटर या कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसका मात्रक भी लिखिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, दूरी को हम लोग किस में मांगते हैं, मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, अगर दूरी को सेंटीमीटर में मापेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, या केएम में मापेंगे दूरी को किलोमीटर में तो किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न देखिए, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो मनुष्य के मुख में आपके इंसीजर पाया जाता है, कृंतक, रदनक, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो याद रखेंगे आईसीपीएम। तो देखिए आईसीपीएम मतलब क्या जाएगा, आई मतलब इंसीजर यानी कि कृंतक, सी मतलब कैनाइन यानी कि रदनक, पी मतलब प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक, और मोलर मतलब क्या जाएगा, चवर्णक। तो देखिए आईसीपीएम, और याद रखेंगे तो इंसीजर यानी कि कृंतक, कृंतक कितना होता है, 4 4 दांत होते हैं ऊपर नीचे, और कैनाइन कितने होते हैं, 2 2 होते हैं। यानी कि कृंतक हो गए, रदनक आपके 2 2 होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, फिर आपके प्रीमोलर क्या होते हैं, 4 4 दांत होते हैं, और मोलर कितने होते हैं, 6 6 दांत होते हैं। तो याद रखेंगे आईसीपीएम और 42 46, ट्रिक है भूलेगा नहीं। तो आईसीपीएम ये मैंने ट्रिक बनाया है अपने हिसाब से, तो आईसीपीएम और 42 46। कृंतक आई को कहते हैं छेदक रेखा और छेदक दांत, और कैनाइन को क्या कहेंगे, भेदक। तो इसको कहते हैं आई मतलब छेदक, छेदक या कृंतक, छेदक या कृंतक या इंसीजर, और सी मतलब कैनाइन या भेदक, भेदक या रदनक, भेदक या रदनक। नाम है हिंदी, हिंदी नाम थोड़ा कठिन है। प्रीमोलर मतलब अग्र चवर्णक और मोलर मतलब चवर्णक। तो आप लोग लिख सकते हैं। और दांतों का कार्य क्या होता है, तो आई इंसीजर का काम होता है टुकड़े टुकड़े भोजन को करना, और कैनाइन का कार्य क्या होता है, भोजन को काटना फाड़ना, और मोलर का प्री मोलर का कार्य क्या होता है, भोजन को चबाना, और
भोजन को क्या करना, प्रीमोलर भोजन को क्या करता है, उसको और भी फाड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और मोलर क्या करता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, फसल चक्रण क्रॉप रोटेशन से क्या अभिप्राय है। तो फसलों में मृदा की उर्वरता बनी रहे और किसानों के पास आय होती रहे पूरे साल, इसीलिए फसल चक्र किया जाता है। और एक विभिन्न ऋतुओं में फसल चक्र इसलिए बोया जाता है ताकि पैदावार अच्छी हो, इसीलिए। 14वां, ऊर्जा किसे कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आप गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं। देखिए 15, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका कोशिका है, उस जीवित कोशिका में आपका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, इसमें होता है आपका लगभग 90% श्वसन होता है। कोशिका में 90% श्वसन होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। अब बाकी का जो अंतिम चरण में आपका एनर्जी जहाँ पे मिलती है वो बनती है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसी माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे लास्ट में यही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एनर्जी का निर्माण होता है श्वसन के थ्रू, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में अंतिम लास्ट स्टेप में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। तो धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं, धातुओं में धनायन बनाने की क्षमता होती है, धातुएं कठोर होती हैं। आप कोई भी 4 विशेषताएं, धातुएं क्या बने, केटायन बनाती हैं, पॉजिटिव बनाती हैं, धातुएं निगेटिव के साथ जुड़ जाती हैं। तो धातु में क्या होती है, विद्युत सुचालकता होती है। इसमें विद्युत में क्या होता है, धातुओं में विद्युत के लिए सुचालक होता है, यानी कि इसमें विद्युत आसानी से आ जा सकती है। ये बात अलग है कि लोहे में उतना विद्युत का सुचालक नहीं होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। आप बताइए, लाउड स्पीकर तेज चलाया जाए तो आपको क्या हानि होगी, तो वही लिख दीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण से कान बहरे हो जाएंगे, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, हृदय रोग हो जाएगा। तो ये सब, ये हानिकारक प्रभाव को लिख देंगे। 18वां, सौर परिवार का सचित्र। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब आप लोग सौर परिवार का सचित्र वर्णन कर दीजिएगा। सूर्य बना दीजिएगा, फिर ऐसे ऐसे ग्रह बना दीजिएगा, इसका कक्षा बना दीजिएगा। यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे 8 ग्रह बना देंगे। तो ये आपका क्या जाएगा, सौर परिवार का सचित्र वर्णन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ हमारे क्लास को लाइक करिए या ना करिए, इट डजेंट मैटर। आप इसको ओनली शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गणित शिक्षण के साथ और प्रीवियस ईयर कुछ और। चैनल से जुड़े रहिए, आपको यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, वो भी विदाउट मनी। आपको कोई मनी नहीं देना है, बस चैनल को शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।